हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्यूरी लॉ के बारे में और हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक है हमारा क्यूरी लॉ। इसमें हमें पढ़ना क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक में कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हमारी ससेप्टेबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ससेप्टेबिलिटी का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है किस तरीके से वो वेरी करेगी वो हमें बताती है क्यूरी लॉ। तो इसमें बताया गया है कि ये कहता है कि जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है डेट इज आई, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, और इसके साथ साथ आई प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के। अब यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को यूज ना करूँ, सीधे सिंपल सिंपल अगर लिखना चाहूँ तो मैं सीधे भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मतलब बुक में दे रखा है तो मैं बुक के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन मेरी 2 हो गई। दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो आई प्रोपोर्शनल बी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जब हमने वैल्यू पढ़ी थी जो बी की वैल्यू होती है मैग्नेटिक इंडक्शन की, वो होती है म्यू इंटू एच। म्यू हमारी परमेबिलिटी होती है और एच हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे बी की जगह एच लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोपोर्शनलिटी बात कर रहा हूँ तो कॉन्स्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दूसरे शब्दों में आई प्रोपोर्शनल एच ओवर टी। अगर एच को मैं दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा आई अपॉन एच प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी। और आई अपॉन एच अगर आपको याद हो तो जो हमारी ससेप्टिबिलिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी आई ओवर एच, मतलब इंटेंसिटी अपॉन मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देता हूँ, वो सी हो गया, टी हमारा टेम्परेचर है। तो ये बन जाता है एक रिलेशन। ठीक है, तो जो ये वाला रिलेशन आया है ये होता है हमारा क्यूरी लॉ को बताता है। ठीक है, जो सी है वो हमारा क्यूरी कांस्टेंट है, वो हो जाएगा क्यूरी कांस्टेंट। अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे पता है जो ससेप्टिबिलिटी है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरे शब्दों में कहें कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है ये हमारी अगर डिक्रीज होगी तो दूसरे हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और दूसरे शब्दों में कहें टेम्परेचर बढ़ने पर ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम लो कर देते हैं तो जो हमारी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, और दो क्या मतलब सीधे एक ही चीज याद रखनी है कि जो हमारा ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखनी है कि ये हमारा जो ससेप्टिबिलिटी है, अगर हमारा टेम्परेचर रेंज मतलब जिस टेम्परेचर रेंज में हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक तरीके से हम यहाँ जो ये वाली इक्वेशन है अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ आई प्रोपोर्शनल एच ओवर टी। जब तक हमारी जो ये वैल्यू है एच ओवर टी ये वाली, इसकी वैल्यू ज़्यादा लार्ज ना हो तो क्यूरी लॉ हमारा वैलिड होता है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो क्यूरी लॉ वैलिड नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये था क्यूरी लॉ के बारे में। तो बाकी अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहो तो सीधे सिंपल बना सकते हो। तो डायग्राम में एक छोटा सा बना देता हूँ साइड में, यहाँ पे मैं ससेप्टिबिलिटी बना दूँ, यहाँ पे टेम्परेचर उसके साथ ही मतलब इस तरीके से चेंज होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद और रखनी है, जो मैंने डायग्राम बनाया है वो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का है। बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में शायद एक बार आपको डायग्राम ना मिले। मैंने सिंपल जो फॉर्मूला है मेरा फॉर्मूले का यूज करके डायग्राम बनाया है, बाकी उसमें हो सकता है आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी का डायग्राम दे रखा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में। तो ये है हमारा हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, ये हो गया हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। तो हिस्टेरेसिस को मैं दोबारा लिख देता हूँ। स्पेलिंग है HYSTERISIS। ठीक है, तो ये हुई हिस्टेरेसिस कर्व। इसमें होता क्या है वो हम बात करें तो हमारे पास कोई एक मटेरियल है, मटेरियल मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है, उसे हमने उस पर हमने मतलब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब हो गया कि सीधे सीधे जो हमारी ये एच है इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। पहले तो जीरो था, उसके बाद जब हम उसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स उस पर अप्लाई किया, मतलब फोर्स की वैल्यू हमने बढ़ाई,
तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी वाई एक्सिस पे दे रखा है। तो जो ये ब्लू वाली लाइन है ये इसको शो कर रही है कि जैसे जैसे हमने उसमें मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाया तो उसकी जो बी की वैल्यू वो हमारी लगातार बढ़ गई, और जो पॉइंट ए है इसके बाद इसकी वैल्यू जाकर के सेचुरेट हो जाती है। सेचुरेट का मतलब कांस्टेंट हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि इसके बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। अब हमने क्या किया कि अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ठीक है, ये तो हमें पता है, अगर मैं इसको कम करता रहूँ और जब तक कम करूँ जब तक ये जीरो ना हो जाए, तो जो मेरा कर्व है भाई जैसे इस ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग गया है, ये ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे ही आना चाहिए था, लेकिन वो ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो जो हमारा डॉट डॉट करके कर्व दे रखा है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आता है और ये पॉइंट बी पे मिल जाता है जब हमारी एच की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये मेन मटेरियल है उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बचा रह जाता है। अगर हम एच की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो जो हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन जो उसमें बचा है वो है हमारा ओ बी, ठीक है। और जो ओ बी है इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मटेरियल के अंदर बचा रह जाता है जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाए। अब हमने क्या किया कि अगर हम फोर्स को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएं, नेगेटिव का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में ले जाना, तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पर पॉइंट सी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है बी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो सेम वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमारी वैल्यू पहुंच गई है तो ये हमारी ओ से सी तक की वैल्यू है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर हमने वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव की है। तो जब नेगेटिव वैल्यू हमने ज़्यादा की है तो उसके बाद उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है हमारा तो हमारा जीरो हो गया। तो जो ये ओ सी की वैल्यू है जिस पर मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा जीरो हुआ है उसे बोलते हैं कोर्सिविटी। कोर्सिविटी, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसके बाद फिर कुछ नहीं है, सेम हम करो को इसको पीछे की तरफ ले गए, ये हमारा ऐसे आया, यहाँ पर आने के बाद डी के बाद फिर ये सेचुरेट हो जाता है, फिर हम इसको बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के गए। तो आप लोगों को ये देखने के लिए मिला है कि जो कर्व जैसा हमारा इनिशियली था, ठीक है, इनिशियली भाई हमारा जो ब्लू लाइन बन रहा है ये वाली लाइन इसके अकॉर्डिंग इसके अलॉन्ग था, लेकिन बाद में फिर जो हमारा उससे मूव कराते हैं बी और एच में, तो उसमें जो हमारा कर्व है वो हमारा अलग बन जाता है। तो जो हमारी कर्व बना है, ठीक है, डॉट डॉट करके, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। ये हमारा हिस्टेरेसिस कर्व आ जाता है। अब इसके बाद ये बात आपको पता ही है कि अगर जब आप कोई काम करते हो तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, ज़्यादातर होती है, क्योंकि 100% एनर्जी हम यूज कर पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मोस्ट केसेस में। बाकी आइडियल केस में हम मान लेते हैं, और देखा जाए तो मोस्टली 99% केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि 100% एनर्जी हमारी यूज हो। तो अब इसमें भी कुछ ना कुछ वही हमारी जो एनर्जी वो वेस्ट होगी। तो जो एनर्जी वेस्ट हुई है अगर हम उसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए जो ये आपका डायग्राम बना है, ठीक है, जो इसका ये एरिया आएगा डॉट 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 के बीच में जितना भी एरिया बनेगा उसको आप निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए, ठीक है। तो ये पहले ए था, फिर यहाँ पे बी पे पहुंच गया, फिर ये हमारे यहाँ पे नीचे सी पे आ गया, यहाँ पे डी पे आ गया, यहाँ पे ई आ गया, इसके बाद फिर दोबारा से ए पे आ गया। तो जो इसका ये एरिया होगा वो हो जाएगी हमारी इक्वल टू एनर्जी लॉस, वो एनर्जी लॉस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में। अब इसके बाद अगर आप देखो मतलब अगर रियल लाइफ में अगर आप आयरन और सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट आयरन और स्टील का अगर आप कर्व बनाओगे तो जो हमारे कर्व है उसका कुछ ना कुछ अलग स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। तो वहाँ से आप बता सकते हो किसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है किसकी कम है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा मैग्नेटिक चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो क्वेश्चन हो यहाँ तक, तो इससे पहले जितनी वीडियो मैंने बनाई हैं चाहे वो चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर मैग्नेटिक्स हो, कहीं भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो बाय फॉर नाउ एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।